अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज हमारा स्टैटिस्टिक्स का यूनिट नंबर 4 का ही लेक्चर है। या कल जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है मोमेंट्स, मोमेंट रेशियो एंड कर्टोसिस। यानी आपको इससे पिछले पहले लेक्चर में मैंने मोमेंट्स को डिफाइन किया था कि मोमेंट्स अबाउट मीन क्या है, मोमेंट्स अबाउट ज़ीरो या मोमेंट्स अबाउट एन आर्बिट्रेरी वैल्यू क्या होते हैं। उसके बाद सेकंड लेक्चर था, उसमें मैंने बीटा 1 और बीटा 2 का कॉन्सेप्ट दिया था, जिनको हम कहते हैं मोमेंट रेशियोज़। आज हमारा इसका तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे कर्टोसिस। कर्टोसिस का एक टॉपिक है। अब कर्टोसिस और स्क्यूनेस बेसिकली दोनों को आप साथ लेके समझेंगे तो इजीली हो जाएगा। जो अगर आप मेरा जो पिछले लेक्चर्स हैं उसमें से स्क्यूनेस का टॉपिक देखें तो उसमें बताया था कि द डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप होती है वो सिमेट्रिकल स्क्यूड या पॉजिटिवली स्क्यूड या नेगेटिव स्क्यूड होती है। अब जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसी के अंदर आगे कर्टोसिस का कॉन्सेप्ट है। यानी एक जो डिस्ट्रीब्यूशन है हम बीटा 2 की मदद से बता सकते हैं कि उसकी पीक ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। यानी अगर जो स्क्यूनेस का ताल्लुक था उसका ताल्लुक मैंने बताया था कि स्क्यूनेस रेफर्स टू द फ्लैटनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, और ये है इट रेफर्स टू द पीकनेस ऑफ द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप होगी, आपको पता था कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में टेल ऑन बोथ साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। यानी किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों साइड पे अगर टेल की लेंथ एक जैसी हो तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसमें मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल होते हैं। और इसी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन को अब हम उसकी पीक यानी उसकी हाइट से भी फैसला कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन का क्या नाम होगा। अब ये जो तीन तरह की हाइट मैंने बनाई है, ये नॉर्मल बनाई है इसको, यानी जो सबसे छोटी हाइट होगी और एक दरमियानी होगी और एक सबसे ऊंची होगी। जो सबसे छोटी यानी अगर हाइट सबसे कम होगी उसको हम कहते हैं प्लेटेकर्टिक, और जो नॉर्मल होगी यानी जिसकी हाइट ये तीनों में से नॉर्मल है, दरमियान में आ रही है, सेंटर में आ रही है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या मेसोकर्टिक। और जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी इसको हम कहते हैं लेप्टोकर्टिक। यानी जो सबसे हाईएस्ट पीक होगी उसको हम कहते हैं लेप्टोकर्टिक, और जो नॉर्मल होगी उसको हम नॉर्मल या मेसोकर्टिक, और जिसकी हाइट सबसे कम होगी उसको हम प्लेटेकर्टिक कहते हैं। यानी ये तो आ गया इसका ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कर्टोसिस में तीन तरह की डिस्ट्रीब्यूशन की शेप हो सकती हैं, लेप्टोकर्टिक, नॉर्मल या मेसोकर्टिक और प्लेटेकर्टिक। अब इसकी मैयर कैसे की जाती है? इसको मैयर करने के लिए हम बीटा 2 का फार्मूला यूज़ करते हैं। मोमेंट रेशियोज में मैंने आपको दो फार्मूले बताए थे, एक बीटा 1 और एक बीटा 2। तो जो प्लेटेकर्टिक या लेप्टोकर्टिक या मेसोकर्टिक है डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी पीकनेस को मैयर करने के लिए हम बीटा 2 का फार्मूला यूज़ करेंगे। बीटा 2 का फार्मूला था m4 डिवाइडेड बाई m2 का स्क्वायर। यानी अगर आपको फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन और सेकंड मोमेंट अबाउट मीन दिया हो तो इस फार्मूले की मदद से हम बीटा 2 की वैल्यू निकालेंगे और फिर देखेंगे कि बीटा 2 का आंसर क्या आ रहा है। हम इसके आंसर को 3 के साथ कंपेयर करेंगे। इफ़ बीटा 2 इज इक्वल टू 3 देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी नॉर्मल या मेसोकर्टिक। इफ़ बीटा 2 इज लेस देन 3 देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी प्लेटेकर्टिक, एंड इफ़ बीटा 2 इज़ ग्रेटर देन 3, अगर बीटा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 आ जाए तो हम इसको कहेंगे ये लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसका मतलब है कि डिसीजन मेकिंग के लिए हम क्या करेंगे, बीटा 2 का फार्मूला यूज़ करेंगे और उसका जो भी आंसर होगा उसको कंपेयर करेंगे 3 से। अगर एक्चुअल 3 आंसर आता है तो वो मेसोकर्टिक होगी, ग्रेटर देन 3 होगा तो लेप्टोकर्टिक, और लेस देन 3 की सूरत में प्लेटेकर्टिक। अब क्योंकि बीटा 1 और बीटा 2 अब दोनों का कॉन्सेप्ट मोमेंट रेशियोज के साथ बता रहा हूँ कि बीटा 2 जो है वो प्लेटेकर्टिक, लेप्टोकर्टिक या नॉर्मल या मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करने के लिए यूज़ करता है, जबकि बीटा 1 जो है वो स्क्यूनेस को मेजर करने के लिए होता है। यानी बीटा 1 का फार्मूला था m3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m2 क्यूब। अगर बीटा 1 का आंसर आएगा तो उसको हमने 0 के साथ कंपेयर करना है। इफ़ बीटा 1 इज इक्वल टू 0 देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। If beta 1 is less than 0 then negatively skewed distribution, and if beta 1 is greater than 0 तो positively skewed distribution। यानी बीटा 1 और बीटा 2 को हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करेंगे। बीटा 1 जो है वो स्क्यूनेस के लिए और जो बीटा 2 है जो वो कर्टोसिस के लिए, यानी प्लेटेकर्टिक, लेप्टोकर्टिक और मेसोकर्टिक। इसका ताल्लुक बीटा 2 का ताल्लुक होगा पीक ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, और बीटा 1 जो है वो फ्लैटनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बताती है। अब हम आते हैं बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4.33 पे। पेज नंबर 125 गिवन है, दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है और बताया हुआ है कि गिवन है
ए एंड बी, यानी मैंने इनके नाम रख लिए क्योंकि उसने कहा जी दो डिफरेंट किस्म की डिस्ट्रीब्यूशंस हैं और दोनों के सेकंड और फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन के बारे में बताया हुआ है। तो मैंने सपोज कर लिया कि जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है वो ए है और सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बी। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन ए है उसका सेकंड मोमेंट है 9 एंड फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन इज़ 230, वेयर एज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन बी सेकंड मोमेंट अबाउट मीन इज इक्वल टू 16 एंड फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन इज इक्वल टू 780। फाइंड क्या करना है, बताना है कि इसमें से कौन सी लेप्टोकर्टिक है और कौन सी प्लेटोकर्टिक है। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि लेप्टोकर्टिक कौन सी होगी जब बीटा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 आएगी, और प्लेटोकर्टिक कब होगी जब बीटा 2 की वैल्यू लेस देन 3 आएगी। लिहाजा हम यहाँ पे बीटा 2 की वैल्यू निकालेंगे, पहले फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ए निकाल लेते हैं, फिर हम उसको देख के कंपेयर करेंगे कि 3 से आंसर कैसा आ रहा है। अगर 3 से ग्रेटर आ रहा होगा तो लेप्टोकर्टिक और लेस आ रहा होगा तो प्लेटोकर्टिक। सो पहले डिस्ट्रीब्यूशन ए के लिए हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, यूजिंग फार्मूला, या एज वी नो दैट भी लिख सकते हैं कि बीटा 2 इज़ इक्वल टू m4 डिवाइडेड बाय m2 का स्क्वायर। m4 है, पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन ए के लिए कर रहे हैं, m4 है हमारा 230 डिवाइडेड बाय 9 और इसका स्क्वायर, यानी 230 डिवाइडेड बाय 81, 230 divided by 81 and the answer is 2.8395, यानी आंसर आया हमारा 2.84 कर लें। अब इसको कंपेयर करेंगे 3 से, ये हम पहले कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ए के लिए। अब क्योंकि बीटा 2 का आंसर क्या आया है, लेस देन 3 आया है, तो कौन सी होगी ये, प्लेटोकर्टिक। अब लिख लेते हैं एज बीटा 2 इज लेस देन 3, हैंस द डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लेटोकर्टिक। अब हम बी के लिए यूज़ कर लेते हैं फार्मूला, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बी, सेम फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि दोनों में हमने सिर्फ यही बताना है कि प्लेटोकर्टिक है या लेप्टोकर्टिक है। फार्मूला लिखें, बीटा 2 इज इक्वल टू m4 डिवाइडेड बाय m2 स्क्वायर। अब m4 है इसमें 780 डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 780 डिवाइडेड बाय 256, आंसर है 3.046, तो 3.05 राउंड ऑफ कर लें। अब इसका आंसर बीटा 2 से ग्रेटर आया है, जैसे ये लेप्टोकर्टिक होगी। एज बीटा 2 इज ग्रेटर देन 3, hence the distribution will be leptokurtic। यानी अब आपने देखा कि कितना आसान है कि अगर आपको फार्मूला आता हो तो उस फार्मूले की मदद से हम बीटा 2 की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको आंसर को कंपेयर करेंगे 3 से। इफ़ द आंसर इज़ लेस देन 3 द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ प्लेटोकर्टिक, if the answer is greater than 3 then the distribution is लेप्टोकर्टिक, और अगर आंसर इक्वल टू 3 होता तो वो मेसोकर्टिक। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में उसने सिर्फ यही पूछा था इनमें से एक लेप्टोकर्टिक है और एक प्लेटोकर्टिक है, प्लेटोकर्टिक है तो वो कौन सी है, तो बता देंगे हम कि डिस्ट्रीब्यूशन ए जो है वो हमारी प्लेटोकर्टिक है और डिस्ट्रीब्यूशन बी जो है वो हमारी लेप्टोकर्टिक है। अब क्वेश्चन नंबर 4.35, इसमें गिवन है कि सेकंड मोमेंट एंड फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन दिए हुए हैं, और पूछा क्या गया है कि अगेन ये पूछा गया है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्या ये लेप्टोकर्टिक है, मेसोकर्टिक है या प्लेटोकर्टिक है। तो बहुत आसान सवाल है, इसमें भी हम फोर्थ मोमेंट और सेकंड मोमेंट की मदद से बीटा 2 की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको देखेंगे कंपेयर करके इसका आंसर क्या होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी उसने पूछी है कि वो कह रहा है कि जी हमारे पास m4 और m2 है, तो अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, बीटा 2 की वैल्यू।
सॉरी ये मैं देख लो, यानी सेकंड मोमेंट अबाउट मीन गिवन है, फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन फाइंड करना है इन केस इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टोकर्टिक, मेसोकर्टिक या प्लेटिकर्टिक। यानी तीनों केसेस उसने बता दिए हैं कि अगर ये लेप्टोकर्टिक है तब M4 की वैल्यू क्या होगी, अगर ये प्लेटिकर्टिक है तब M4 की वैल्यू क्या होगी, और अगर ये मेसोकर्टिक है देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ M4। अगेन फार्मूला हम वही यूज़ करेंगे β2 का। अब हमें ये पता है कि जी मेसोकर्टिक में β2 की वैल्यू 3 है, लेप्टोकर्टिक में ग्रेटर देन 3 और मेसोकर्टिक में लेस देन 3। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे। एज वी नो दैट केस 1 के लेप्टोकर्टिक, तो लेप्टोकर्टिक में हमें पता है कि β2 इज़ ग्रेटर देन 3 होगा, ठीक है। तो अब हम इसको वैल्यू पुट कर देते हैं β2 की। β2 का फार्मूला है M4 डिवाइडेड बाय M2 स्क्वेयर। पहले हम β2 की वैल्यू निकालेंगे फिर हम देखेंगे इसको। β2 इज इक्वल टू M4 डिवाइडेड बाय M2 का स्क्वेयर। तो β2 इज ग्रेटर देन 3। क्योंकि इन केस ऑफ लेप्टोकर्टिक β2 की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी, तो हम वही रिलेशन यूज़ करेंगे। एज वी नो दैट β2 इज़ ग्रेटर देन 3, क्योंकि ये लेप्टोकर्टिक है तो लेप्टोकर्टिक की कंडीशन क्या होगी, β2 शुड बी ग्रेटर देन 3। अब β2 का फार्मूला पुट कर दें, M4 डिवाइडेड बाय M2 स्क्वेयर इज़ ग्रेटर देन 3 विच इम्प्लाइज दैट। अब वैल्यूज पुट कर दें, M4 हमने फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर ले लें इज़ ग्रेटर देन 3। अब 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 225। सो M4 इज़ ग्रेटर देन 3 मल्टीप्लाइड बाय 225 implies that M4 should be greater than 1875, क्योंकि 225 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसका 625 का स्क्वायर होता है 625, तो 625 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो 3 6 18 और 25 3 70, यानी M4 की वैल्यू जो है इन केस ऑफ लेप्टोकर्टिक शुड बी ग्रेटर देन 1875। यानी अगर फोर्थ मोमेंट की वैल्यू 1875 से ग्रेटर होगी तब ये डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टोकर्टिक होगी। अगर एनीथिंग लेस देन 1875 तो फिर ये लेप्टोकर्टिक नहीं बनेगी। अब सेकंड कंडीशन मेसोकर्टिक। अब मेसो के लिए क्या बताया था कि β2 शुड बी इक्वल टू 3। तो अब इसमें अगेन वैल्यू पुट कर देते हैं, M4 ओवर M2 का स्क्वायर, यानी M4 तो हमने फाइंड ही करना है, डिवाइडेड बाय M2 का स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर लिया तो 625 इज इक्वल टू 3 विच इम्प्लाइज दैट M4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 625 करेंगे तो 1875। यानी अब यहाँ से हमें सेकंड कंडीशन पता लग गई कि अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन को मेसोकर्टिक होना है तो β2 की वैल्यू या M4 की वैल्यू फोर्थ मोमेंट जो है वो एग्जैक्टली 1875 होना चाहिए। और तीसरे केस में β2 शुड बी लेस देन 3, यहाँ पे लिखेंगे M4 डिवाइडेड बाय अगेन M2 का स्क्वायर यानी 625 इज लेस देन 3 विच इम्प्लाइज दैट M4 शुड बी लेस देन 1875। क्योंकि तीनों केसेस में जो M2 स्क्वायर है उसकी वैल्यू 625 है, तो जैसा उसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो यहाँ डिवाइड हो रहा तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हमें पता लग गया कि M4 की वैल्यू क्या होगी, M4 की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1875 इफ़ इट इज़ अ लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। मेसोकर्टिक में इसको इक्वल टू 1875 होना चाहिए, और
प्लेटेकर्टिक की सूरत में इसका M4 की वैल्यू जो है वो लेस दैन 1875 होनी चाहिए। तो ये डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन थे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। रिवाइज कर देता हूँ कि कर्टोसिस जो है ये पीकनेस ऑफ असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताती है। इसके लिए हम सेकंड मोमेंट रेशो को यूज़ करेंगे और इसका फार्मूला है β2 = M4/M2 का स्क्वायर। जब β2 की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो उसको कंपेयर करेंगे 3 से। इफ़ इट इज़ इक्वल टू 3 देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी मेसोकर्टिक, ग्रेटर देन 3 की सूरत में लेप्टोकर्टिक और लेस देन 3 की सूरत में प्लेटेकर्टिक। β1 जो है वो फ्लैटनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन यानी स्क्यूनेस के बारे में बताता है। अगर β1 की वैल्यू यानी इसका फार्मूला है M3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई M2 का क्यूब। अगर β1 का आंसर 0 होगा तो वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लेस देन 0 की सूरत में नेगेटिवली स्क्यूड और ग्रेटर देन 0 की सूरत में पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। जबकि β2 जो है उसकी पीकनेस या हाइट के बारे में बताएगी डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर β2 का आंसर इक्वल टू 3 है तो मेसोकर्टिक, ग्रेटर देन 3 की सूरत में लेप्टोकर्टिक और लेस देन 3 की सूरत में प्लेटेकर्टिक होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस चैप्टर से सारे टॉपिक्स मैंने कवर करवा दिए। मेजर ऑफ डिस्पर्शन में ऑल टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की जितने भी टाइप्स थी, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन वाली भी और रिलेटिव भी, और इसका लास्ट टॉपिक था कर्टोसिस, ये भी कंप्लीट करा दिया। इंशाअल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत दोबारा ज़रूर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।